हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्यवीर कंपटीशन एकेडमी में। दोस्तों, रोज की तरह एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ गए हैं करंट अफेयर की सीरीज के साथ। दोस्तों, आज का हमारा ये चौथा लेक्चर है जिसमें हम करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। आप लोग जो लगातार हमारी सीरीज के साथ बने हुए हैं, देख रहे हैं, उन्होंने एक बात देखा होगा कि हम बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही लेके चल रहे हैं। और दोस्तों, क्योंकि ईएसपी का नया कैलेंडर भी आ गया है, समय भी कम बचा है, तो हमको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही पढ़नी है। हमें कोशिश करना है कि हम उतनी ही काम की चीज पढ़े जो हमारे एग्जाम से ओरिएंटेड हो, एग्जाम ओरिएंटेड हो और हमारा पेपर निकालने में सहायक है। ठीक है। आप देख भी रहे होंगे कि हम करंट अफेयर के साथ साथ लगातार स्टैटिक पार्ट को भी कवर कर रहे हैं। यानी कि अगर करंट अफेयर में कोई भी जानकारी ऐसी होती है जहां पे मुझे लगता है कि स्टैटिक पार्ट बताना बहुत जरूरी है, बच्चों का क्लियर हो जाएगा, इससे जुड़ा हुआ स्टैटिक पार्ट है, तो हम जीके जीएस के उस पार्ट को भी यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है। तो इसको केवल करंट अफेयर की क्लास मानकर मत देखिएगा, इसको ये मानकर देखिएगा कि आपका करंट अफेयर के साथ साथ बाकी का जीके जीएस भी कवर हो रहा है। ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। 6 अगस्त 2026 को हिरोशिमा दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है? ठीक है। प्रश्न क्या है? 6 अगस्त 2026 को हिरोशिमा दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है? देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित है। ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे जैसे हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तैसे तैसे आपको समझ में आएगा कि ये वाला प्रश्न अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर में कितना इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक बात कही गई है, हिरोशिमा दिवस। क्या कहा गया है? हिरोशिमा दिवस। तो सर हिरोशिमा दिवस क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, जापान का एक क्षेत्र है हिरोशिमा। कौन सा क्षेत्र है? हिरोशिमा क्षेत्र है कहाँ का? जापान का। ठीक है। और जो जापान का हिरोशिमा क्षेत्र है, आपको पता है, आपको पता है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा दिया गया था। और वो परमाणु बम इतना हिंसक था, इतना घातक था कि उसने लाखों लोगों को तुरंत के तुरंत अपने रेडिएशन से धुआं बना दिया। यानी इंसान खड़े खड़े बिल्कुल गल गया था। और इतना खतरनाक रेडिएशन था कि आज इतने सालों बाद भी जापान के हिरोशिमा में लोग विकलांग पैदा होते हैं। ठीक है। आरी समझ में, उसी की स्मृति में कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। और हिरोशिमा दिवस का वर्तमान में कौन सा संस्करण मनाया गया, ये आपका प्रश्न है। तो याद रखिएगा, 81 साल हो गए। कितने साल हो गए? 81 साल हो गए हिरोशिमा में बम गिराए हुए। और सर बम किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। तो हम हिरोशिमा की आपकी पूरी कहानी बताते हैं, बस ध्यान से देखिएगा। ठीक है। देखिए, ये जो बम गिराया गया था, ये गिराया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। सर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो समय है वो है 1 सितंबर 1939 से लेकर के 1 सितंबर 1939 से लेकर के 14 अगस्त 1945 तक। ध्यान रखिए, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर चला था। और सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान इतना खतरनाक देश हो गया था कि जापान लगातार सब पे हमला करता चला जा रहा था जर्मनी के साथ मिलके। वहीं दूसरी तरफ जापान और जर्मनी के खिलाफ जो देश थे उनका नाम था ब्रिटेन और अमेरिका। आ रही बात समझ में? तो ब्रिटेन अमेरिका उधर साथ में, इधर जर्मनी और जापान साथ में मिलकर लड़ रहे थे। तो हुआ ये कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक तारीख आती है 6 अगस्त, 6 अगस्त, और दूसरी तारीख आती है 9 अगस्त। और ये कौन सा साल है? 1945। तो ध्यान रखिएगा, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में, कहाँ पे? हिरोशिमा में। और 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी क्षेत्र में, नागासाकी में दो परमाणु बम गिराए गए। क्या गिराए गए? दो परमाणु बम गिराए गए। और ये दोनों शहर बिल्कुल नष्ट हो गए। लाखों लोग यहाँ पे देखते देखते राख बन गए। इतना खतरनाक परमाणु बम था। तो देखिए, एक बात समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन हिरोशिमा का है। ठीक है। कि हिरोशिमा में या हिरोशिमा दिवस कौन सा मनाया गया? तो 81 बार। आपको पता है कि जस्ट 3 दिन बाद फिर से कौन सा अगस्त आ जाएगा? 9 अगस्त। तो हो सकता है आपसे नागासाकी डे पूछ ले, तो नागासाकी डे का भी कौन सा संस्करण मनाया जाएगा? नागासाकी का भी 81वां संस्करण मनाया जाएगा। इस दिन क्या हुआ था? 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में दो परमाणु बम गिराए गए थे। ध्यान रखिएगा। सर किसने गिराया था? तो ये परमाणु बम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने जापान के ऊपर गिरा दिया था। किसके ऊपर गिरा था? अमेरिका ने जापान के ऊपर गिराया था। और एक बात समझिएगा, अमेरिका ने जो परमाणु बम गिराए थे, दो परमाणु बम गिराए थे, उनका नाम क्या क्या था? तो एक बात समझिए, जो परमाणु बम 6 अगस्त को गिराया गया था, उस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। 6 अगस्त को गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। ठीक है। और सर अगर 6 अगस्त का बता रहे हैं तो 9 अगस्त का भी बता दीजिए। तो 9 अगस्त को जो परमाणु बम गिराया गया था, उस परमाणु बम का नाम था फैट मैन। क्या नाम था? फैट मैन। और ये दोनों ही परमाणु बम यूरेनियम आधारित थे, यूआर आधारित थे। ठीक है। यूरेनियम पर आधारित परमाणु बम थे। इतनी जनहानि जापान सह भी नहीं सका। और अंततः जापान ने 14 अगस्त 1945 को सरेंडर कर दिया। और ध्यान रखिएगा, फिर उसके जस्ट अगले दिन यानी 15 अगस्त 1945 को, 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर लेटर पे हस्ताक्षर किया। और हस्ताक्षर करवाने ब्रिटेन की तरफ से जो व्यक्ति गए थे, जो सर्वोच्च कमांडर गए थे, उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। क्या नाम था? लॉर्ड माउंटबेटन। ये नाम याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन का। ये सर्वोच्च कमांडर थे ब्रिटेन के, जिन्होंने जापान से सरेंडर लेटर पे साइन करवाया था। ठीक है। आगे ये नाम वापस से आएगा, अभी इसको समझिए। तो दो परमाणु बम गिराए, लिटिल बॉय और फैटमैन के। अब एक बात देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन ने कब साइन कराया? 15 अगस्त 1945। ठीक है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया।
लेकिन इसी के साथ एक संगठन बना कुछ महीने बाद 24 अक्टूबर 1945 को, जिसका नाम था यूएन। और यूएन जब बना तो ये शर्त रखी गई कि अब कोई भी देश दूसरे को गुलाम नहीं बनाएगा, और जो देश अब तक गुलाम बनाए गए हैं संसार में, उन सबको अब एक-एक करके आज़ादी दी जाएगी। उसी क्रम में भारत का भी नंबर आया, और जब भारत को आज़ादी देने की बात आई तो याद रखिएगा किसको भेजा गया, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया कि आप जाकर के भारत को क्या करिए, स्वतंत्रता की जो भूमिका हो सकती है, स्वतंत्रता देने में जो भूमिका हो सकती है उसका निर्वहन कीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखिए आगे चल के देखिए, जब लॉर्ड माउंटबेटन माउंटबेटन भारत आए तो ये भारत किस रूप में आए, ये भारत के अंतिम वायसरॉय थे। क्या थे, भारत के अंतिम वायसरॉय थे। ठीक है, आ रही बात समझ में, भारत के अंतिम क्या थे, वायसरॉय थे। और ध्यान रखिएगा ये बाद में वायसरॉय का पद खत्म होके हमने पद बना दिया नया गवर्नर जनरल, यानी कि इन्हीं के कार्यकाल में हमने वायसरॉय नाम का पद खत्म करके गवर्नर जनरल का पद बना दिया, यानी ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के अंतिम वायसरॉय भी थे, क्योंकि इसके बाद आपको पता है देश आजाद हो जाएगा। अंतिम क्या थे, ये अंतिम गवर्नर जनरल बने। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल बने। क्लियर है दोस्तों, अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल। लेकिन अगर आपसे मान लीजिए प्रश्न पूछा कि भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने, तो ध्यान रखिएगा भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, गवर्नर जनरल कौन थे। अगर कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना चाहे कि कौन थे तो आप बता सकते हैं, तो उनका नाम याद रखिएगा, राजगोपालाचारी। क्या थे, राजगोपालाचारी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बातें क्लियर है। और फिर जब भारत को आजादी देने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को काम सौंपा गया, तो इन्हीं के द्वारा जो डेट निर्धारित की गई वो निर्धारित की गई क्या, 15 अगस्त 1947, यानी ये वही 15 अगस्त है जिसके जब ये जापान से सरेंडर करवाए थे, और उसी की स्मृति को ध्यान में रखते हुए इन्होंने भारत की भी आजादी की डेट क्या सुनिश्चित की, 15 अगस्त 1947। क्लियर दोस्तों, यही कारण है कि भारत कब आजाद हुआ, 15 अगस्त के दिन आजाद हुआ। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए, अभी तो सारे प्रश्न बच्चे हैं, आपके दोस्त भी देख लें, फिर उनसे आप डिस्कशन कर लीजिएगा बाद में। ठीक है, चलिए आगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इतिहास का भी क्वेश्चन क्लियर हो गया, वर्ल्ड वॉर का भी क्वेश्चन क्लियर हो गया, और वर्ल्ड वॉर में जो हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराए गए थे उनकी तारीखें भी क्लियर हो गई, कौन कौन से बम गिराए गए थे वो भी क्लियर हो गया, किसने गिराया था वो भी क्लियर हो गया। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अब परमाणु बम की बात आ गई है तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से और बन सकता है कि सर ये बताइए परमाणु बम बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे परमाणु बम की बात आ गई है तो याद रखिएगा परमाणु बम बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो परमाणु बम, ये आपके फिजिक्स का भी क्वेश्चन हो सकता है, ये आपके जीएस का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो परमाणु बम बनाने वाले व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट ओपेनहाइमर। रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ये वो पहला व्यक्ति है जिसने धरती के विनाश का एक रास्ता ढूंढ लिया, और परमाणु बम बनाने के बाद पछताया भी बहुत था कि आज मैंने धरती के विनाश का एक अस्त्र ढूंढ लिया। आ रही बात समझ में, तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर नाम है जिसने परमाणु बम बनाया। सर बनाया कब था, ये बनाया था 16 जुलाई 1945 को। कब बनाया था, 16 जुलाई 1945 को बनाया था, और आपको पता है 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को चला भी दिया गया। क्लियर है, और कितना भारी विध्वंस मचा कि आज भी वहां विकलांग पैदा होते हैं। अब आप समझ लीजिए कितना खतरनाक परमाणु बम रहा होगा। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, और आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्न में से चर्चा में रही ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया नामक किताब के लेखक कौन है। ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया, इसके लेखक कौन है आपको बताना है। तरुण सक्सेना है, अमन पाठक है, प्रशांत अग्रवाल है, या पंकज गुप्ता है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसमें कौन से हैं। तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही आंसर है वो क्या है, प्रशांत अग्रवाल। क्या है, प्रशांत अग्रवाल। प्रशांत अग्रवाल की किताब है ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया, यानी कि जो चीताओं को बैक लाया गया है, वापस से लाया गया भारत में और बसाया गया है, उसके ऊपर इन्होंने किताब लिखी है ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया। अब एक प्रश्न ये है, सर लाया तो गया है लेकिन ये बताइए बसाया कहाँ गया है, इन चीता को बसाया कहाँ गया है। और दूसरा प्रश्न, लाया कहाँ कहाँ से गया है। ठीक है, आपको बताना है लाया कहाँ कहाँ से गया है। देखिए, अब आपसे बात करते हैं, क्योंकि चीता भारत आए हैं तो आपको पता है जो चीता भारत आए हैं उनकी कुल संख्या, उनकी कुल जो संख्या है, कुल संख्या है 29। कितनी है, कुल संख्या है 29, और 29 में से 3 बार लाया गया। कितनी बार लाया गया है, 3 बार लाया गया है, 3 खेप में लाया गया। पहली बार मोदी जी के जन्मदिन में लाया गया था। ठीक है, कब लाया गया था, मोदी के जन्मदिन पे। फिर पता नहीं वो उनके साथ कुछ बीमारी हो गई और कई सारे चीता दुर्घटनाग्रस्त भी हो गए या उनकी मृत्यु हो गई किसी न किसी कारण से। लेकिन पहली बार कब लाया गया था, मोदी जी के जन्मदिन में, यानी 17 सितंबर 2022 को लाया गया था। और पहली बार जिस देश से लाया गया था वो देश था नामीबिया। कौन सा था, नामीबिया देश था, जहां से 8 चीते लाए गए थे। कितने चीते लाए गए थे, 8 चीते लाए गए थे। ठीक है, दूसरी बार चीते कहाँ से लाया गया, दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लाया गया, दक्षिण अफ्रीका से। सर कितने चीते लाए गए दक्षिण अफ्रीका से, तो ध्यान रखिएगा दक्षिण अफ्रीका से कुल 12 चीते लाए गए। फिर सर और चीते बचे, चीते कहाँ से लाए गए, तो और चीते लाए गए बचे हुए बोत्सवाना से। कहाँ से लाए गए, बोत्सवाना से लाए गए, और बोत्सवाना से 9 चीते लाए गए। माफ करिएगा, कितने चीते लाए गए, बोत्सवाना से 9 चीते लाए गए। ठीक है, इस प्रकार से कुल चीते कितने आए भारत में, कुल 29 चीते आए। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक।
यानी पहली बार कब आए थे? 2022 में। पहली बार कब आए? पहली बार आए 17 सितंबर 2022। फिर कब आए? फरवरी 2023। फिर कब आए? फिर 2026। कब आए? 2026, यानी हाल ही में वर्तमान में चीते लाए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा कब कब लाया गया? 8 चीता 2022 में, 12 चीते 2023 में और 9 चीते 2026 में। कौन कौन से देश से लाया गया? नामीबिया से लाया गया, दक्षिण अफ्रीका से लाया गया, बोत्सवाना से लाया गया। ठीक है, अब दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, सर इतने सारे चीते तो आए हैं, गए कहाँ? पता नहीं चली सर, कहाँ रखा गया, क्या रखा गया? तो जो लोग अपडेट हैं उनको तो चीजें पता होगी कहाँ रखा गया। अब चीते हैं तो घर में तो नहीं रखे गए होंगे, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए होंगे। तो सर ये भी बताइए कौन से राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए? तो ध्यान रखिएगा, जिस राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए हैं उसका संबंध हमारे भारत से ही है। तो सर बताइए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो ध्यान रखिएगा, उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान। सर ये पालपुर कुनो जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? ये मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है, ये भी बता दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, पालपुर कुनो जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है। कहाँ पे है? श्योपुर जिले में। और ध्यान रखिएगा, श्योपुर जिले को एक उपनाम अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन याद रखिए कहाँ पे बसाया गया है? पालपुर कुनो के राष्ट्रीय उद्यान में बसाया गया है, जो कि कहाँ है? श्योपुर में। और एक बात, पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में ध्यान ध्यान दीजिएगा, ये राष्ट्रीय उद्यान जो बनाया गया है, ये कब बनाया गया है? ये राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है 2018 में। कब बनाया गया? 2018 में। सर इसका नाम पालपुर कुनो क्यों पड़ा? क्योंकि इस जगह से कुनो नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? इस राष्ट्रीय उद्यान से बहने वाली नदी का नाम है कुनो नदी। और कुनो नदी जाकर के किसमें मिल जाती है? चंबल में। यानी कुनो किसकी सहायक नदी है? कुनो चंबल की सहायक नदी है, जो कि मध्य प्रदेश की, ध्यान रखिएगा, दूसरी सबसे बड़ी नदी है चंबल। ठीक है सर, चंबल अगर सबसे बड़ी नदी थी, इसकी लंबाई बता दीजिए। 965 किलोमीटर है। कितनी है? 965 किलोमीटर, जो कि इंदौर के जाना पाव से निकलती है। इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हमने आपसे बताया था कि मैं आपको श्योपुर के बारे में बताऊंगा कि श्योपुर जिले की खास बात क्या है। तो ध्यान रखिएगा, श्योपुर को मध्य प्रदेश का इथोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश का या भारत का इथोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इथोपिया। सर इथोपिया क्यों कहते हैं? कुपोषण के कारण, यानी श्योपुर सबसे अधिक कुपोषित जिला है कहाँ का? मध्य प्रदेश है। क्लियर है दोस्तों? इसके कारण इसको क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश का इथोपिया। कारण क्या है? कारण है कुपोषण। कारण क्या है? कुपोषण। कुपोषण के कारण इसे मध्य प्रदेश का इथोपिया कहा जाता है। देखिए, एक किताब पूछा गया था, ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया। इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते थे, वो सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिए कि चीता कुल कितने लाए गए हैं, कहाँ कहाँ से लाए गए हैं, कौन कौन सी तारीख को लाए गए हैं। इसके बाद उसे रखा कहाँ गया है? रखा गया है जहाँ पे उसकी स्थापना कब की गई है, कौन से जिले में है, उस जिले का अन्य नाम क्या है और कारण क्या है। क्लियर दोस्तों? ये सारे डायमेंशन हमने आपके क्लियर कर दिए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये रहा। अ रोड वेल ट्रेवल्ड नामक किताब किसकी आत्मकथा है, जो हाल ही में चर्चा में है? ठीक है, अ रोड वेल ट्रेवल्ड किताब किसकी है? अब आपको बताना है, आर के राघवन, नेहा त्रिपाठी, अनिल सक्सेना या प्रियंका मेहता। बताइए किसकी है? तो मुझे उम्मीद है तुक्का भी लगाए होंगे तो 100% सही होगा। ये जो किताब है ये आर के राघवन की है। किसकी है? आर के राघवन की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा एक क्वेश्चन छोटा सा रह गया है, जो हम आपको चाह रहे हैं कि बता दें यहाँ पे। ठीक है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की बात आई थी। किसकी बात आई थी? मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की बात आई थी। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 11 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? 11। कितने हैं? 11 है। क्लियर है दोस्तों? और क्या 11 में से 9 ऐसे हैं, 11 में से 9 ऐसे हैं जहां टाइगर रिजर्व रखा गया है। क्या रखा गया है? टाइगर रिजर्व बनाया गया है जहाँ पे। क्लियर है दोस्तों? 11 में से कितने हैं? 9 ऐसे जहाँ पे टाइगर रिजर्व बनाया गया है। और इन 11 में से जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है कान्हा किसली। क्या नाम है? कान्हा किसली नाम है। ठीक है, और जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है जीवाश्म या फॉसिल। क्या नाम है? जीवाश्म या फॉसिल। ये सबसे छोटा है। ये क्या है? सबसे छोटा है। और कान्हा क्या है? कान्हा क्या है सर? कान्हा सबसे बड़ा है। ठीक है, ध्यान रहेगा, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, ये मंडला में आता है, मंडला डिंडोरी क्षेत्र में। और ये कहाँ आता है? ये प्योर डिंडोरी में आता है। ठीक है, आ रही है समझ में? ये कौन से क्षेत्र में आता है? मंडला के क्षेत्र में आता है। और ये कहाँ आता है? डिंडोरी के क्षेत्र में आता है। क्लियर दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। और आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है सप्पर राम तपस्वी राजा। क्या है किताब का नाम? सप्पर राम तपस्वी राजा। इस पुस्तक के लेखक कौन है? कितना बढ़िया नाम है, सप्पर राम तपस्वी राजा। इसके आगे की लाइन मुझे पता है आपके दिमाग में चलने लगी होगी, तिनके काज सकल तुम साजा। ठीक है, और आपको पता है ये जो चौपाई ली गई है, ये जो लाइन ली गई है, ये कहाँ से ली गई है? हनुमान चालीसा से। ठीक है, लेकिन इसी इसी शब्द को लेकर के एक किताब लिखी गई है, और आपको बताना है इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसने ये किताब लिखा है। ठीक है, राजनाथ सिंह, अजय कुमार भल्ला, आशुतोष अग्निहोत्री या जितेंद्र सिंह। तो मुझे विश्वास है आपने सही आंसर दिया होगा। इसका सही आंसर क्या है? आशुतोष अग्निहोत्री। किसने लिखा है?
आशुतोष अग्निहोत्री ने लिखा है। आ रही बात समझ में? तो इसमें सर इस किताब में है क्या, इस किताब का जो विषय है ना, इस किताब का जो विषय है, वो है रामायण पर आधारित कविता संग्रह। रामायण पर आधारित कविता संग्रह। क्या है ये? रामायण पर आधारित कविता संग्रह है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है? तो रामायण पर आधारित किताब है सबका राम तपस्वी राजा। अब एक बात और है कि ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो राजनाथ सिंह है, आपको पता है राजनाथ सिंह हमारे वर्तमान के रक्षा मंत्री है। कौन है? वर्तमान के रक्षा मंत्री है। ये वही रक्षा मंत्री है जिन्होंने पहले स्वीकार किया था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, और हाल ही में उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारा बहुत सारा नुकसान हो गया। क्लियर है? तो ये वही रक्षा मंत्री है जो साल भर तक अपनी पीठ थपथपाए, लेकिन बाद में पता चला कि भारत को भारी नुकसान हो चुका है। ठीक है, आगे देखिएगा। अजय कुमार भल्ला कौन है सर? अजय कुमार भल्ला जो है पूर्व गृह सचिव है। पूर्व क्या है? पूर्व गृह सचिव है। आपको पता है हर मंत्रालय का एक सचिव होता है, इसी प्रकार गृह मंत्रालय का जो सचिव थे पहले, उनका नाम क्या था? अजय कुमार भल्ला। सर ये बताइए, अगर ये पूर्व गृह सचिव हैं तो वर्तमान गृह सचिव का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जो वर्तमान गृह सचिव है, यहाँ से देखिए कितने सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं। वर्तमान जो आपके गृह सचिव हैं, गृह सचिव हैं, गृह सचिव हैं, उनका नाम है गोविंद मोहन सिंह। क्या नाम है? गोविंद गोविंद मोहन गोविंद मोहन सिंह उनका नाम है। ठीक है, ये वर्तमान के गृह सचिव है। सर जितेंद्र सिंह कौन है? ये भी केंद्रीय मंत्री है। कौन है? केंद्रीय मंत्री है। सर ये केंद्रीय मंत्री है, बिल्कुल, ये मंत्री परिषद में शामिल है वर्तमान में जो केंद्र की सरकार है। अच्छा सर, मंत्री परिषद की बात आई तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो मंत्री परिषद की बात करता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऑप्शन दे दीजिए सर, हमेशा की तरह ऑप्शन दे दीजिए सर, मजा आ जाए, तुरंत बता दूंगा क्या सही है। चलिए मुझे विश्वास है आप लोग बिल्कुल सही बताएंगे। लीजिए ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ऑप्शन, अनुच्छेद 73, 74, 75 और 76। जल्दी से बताइए इनमें से क्या सही आंसर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? मुझे विश्वास है सबने सही आंसर दिया होगा। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 किसकी बात करता है? आर्टिकल 74 बात करता है, लिखिए आर्टिकल 74 लिख देता हूं। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता सहायता व सलाह देने के लिए, सलाह देने के लिए, देने के लिए के लिए संघ की, यानी देश की, संघ की एक मंत्री परिषद होगी। संघ की क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो मंत्रियों के नाम आया, राजनाथ सिंह का नाम आया, जितेंद्र सिंह का नाम आया, तो मुझे लगता है केंद्रीय मंत्री हम आपको बता ही दे कि जो केंद्रीय मंत्री परिषद का वर्णन है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ध्यान रखिएगा, वो संविधान के अनुच्छेद 74 में। क्लियर है दोस्तों? कौन से आर्टिकल में है? 74 में है। ठीक है, बन जाएगा। अब एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, सर मंत्री परिषद का आकार क्या होता है? यानी कितने लोग मंत्री बन सकते हैं केंद्र की सरकार में या राज्य की सरकार में? तो अगर आपसे पूछा जाए कि मंत्री परिषद का आकार क्या होता है, तो आपको जवाब क्या देना है? आपको जवाब देना है निम्न सदन का 15%। कितना देना है? निम्न सदन, यानी हमारे यहाँ निम्न सदन कहते हैं लोकसभा। किसको कहते हैं? लोकसभा को। निम्न सदन का 15%। सर ये फिक्स है कि 15% ही होगा? बिल्कुल फिक्स है। ध्यान रखिएगा 2003 के पहले तक ये संख्या फिक्स नहीं थी, लेकिन 2003 में ये संख्या फिक्स करके कितनी कर दी गई है? 15% कर दी गई है। सर इसको फिक्स कब किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसको फिक्स किया गया है 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। क्या फिक्स किया गया है? 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसको फिक्स करके 15% कर दिया गया है। राज्यों में भी इतनी होती है निम्न सदन का 15%। ठीक है, लेकिन वहां का निम्न सदन विधानसभा कहलाता है। ठीक है, बन जाएगा। तो राज्य का निम्न सदन क्या कहलाता है? विधानसभा। और देश का निम्न सदन क्या कहलाता है? संसद का निम्न सदन क्या कहलाता है? लोकसभा। क्लियर है? तो देश में लोकसभा का 15% और राज्य में विधानसभा का 15% संख्या होती है। उम्मीद करता हूँ ये पूरा समझ में आ गया होगा आपको। अगर ये पूरा समझ में आ गया दोस्तों फटाक से लाइक कर दिए। लाइक में कंजूसी मत करा करिए, और शेयरिंग में तो बिल्कुल भी कंजूसी नहीं। शेयरिंग इज केयरिंग हमेशा कहता हूँ। जितना शेयर करेंगे उतना लाभ मिलेगा, और जितना अकेले अकेले पढ़ेंगे उतना आप अकेले रह जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने चर्चा में रही अनलाइकली पैराडाइज नामक किताब को लिखा है? आपको बताना है अनलाइकली पैराडाइज नामक किताब किसने लिखा है। आपके सामने ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल, संजय राउत, चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार। बताइए। अनलाइकली पैराडाइज। तो ध्यान रखिए आपका जो सही उत्तर है वो है संजय राउत। कौन है? संजय राउत। क्लियर है दोस्तों? संजय राउत ने ये किताब लिखा है। संजय राउत जब जेल गए तो अपने जेल के अनुभव पे आधारित किताब लिखे। किसपे? जेल के अनुभवों पे आधारित किताब लिखे हैं, अनलाइकली पैराडाइज। अनुभवों पर आधारित ये किताब है अनलाइकली पैराडाइज। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? और आप अरविंद केजरीवाल के बारे में जानते हैं? ये कौन है? दिल्ली के पूर्व सीएम है। ये कौन है? ये दिल्ली के पूर्व हो गए हैं, दिल्ली के पूर्व सीएम है। कौन? अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री है। ठीक है सर, अगर ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं
तो वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली की जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान सीएम जो है, उनका नाम है रेखा गुप्ता। क्या नाम है? रेखा गुप्ता। क्लियर है? ये चिट्ठी से निकली हुई मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला, इसमें जो एक ऑप्शन दिया चंद्रबाबू नायडू, तो हमने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि चंद्रबाबू नायडू कहाँ के सीएम है। तो फटाक से बताइए कहाँ के सीएम है? ध्यान रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश के सीएम है। कहाँ के सीएम है? ये आंध्र प्रदेश के सीएम है। क्लियर है दोस्तों? आंध्र प्रदेश के सीएम है। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार की क्या खास बात है सर? बड़ा नाम सुने हैं, बिल्कुल आप बहुत नाम सुने होंगे, क्योंकि ये कभी इनका ठिकाना रहता ही नहीं किसी दल में। वर्तमान में इनका ठिकाना है राज्यसभा। यानी कि ये कौन है सर? ये बिहार के पूर्व सीएम है। कौन है? बिहार के पूर्व सीएम है नीतीश कुमार। वर्तमान में कहाँ है ये? वर्तमान में इनका ठिकाना राज्यसभा में है। कहाँ है? वर्तमान में इनका ठिकाना राज्यसभा में है। क्लियर है दोस्तों? यानी कि अगर ये बिहार के पूर्व सीएम है, मतलब कोई वर्तमान सीएम भी होगा। तो सर बताइए, बिहार के वर्तमान सीएम कौन है? बिहार के जो वर्तमान सीएम है उनका नाम है सम्राट चौधरी। कौन है? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी, जो किसी पे भी गोली चलवा देते हैं, फिर उसका जांच होती है तो कुछ पता नहीं चलता। ठीक है? तो वर्तमान में सीएम कौन है बिहार के? सम्राट चौधरी जी है। क्लियर है दोस्तों? अभी आपने देखा होगा भारत तिवारी जब मामला हुआ था, तो सम्राट चौधरी का नाम बहुत ज्यादा उछला था कि उन्होंने फर्जी इनकाउंटर करा दिया। भारत तिवारी ने सरेंडर किया, उसके बाद भी इनकाउंटर हो गया। बिल्कुल ये इनजस्टिस है किसी के भी साथ। अगर कोई सामने वाला अपने समाज के लिए मांग कर रहा है, लगातार बोल रहा है, तो आप उसकी वो भाषा तो नहीं सुन पाए, वो आवेदन तो नहीं सुन पाए, वो निवेदन तो नहीं सुन पाए, लेकिन जैसे उस इंसान ने डराने के लिए हथियार उठा लिया, और हथियार उठा ली तो आप तुरंत पुलिस को भेज दिए, लेकिन फिर भी उसने सरेंडर किया और उसके बाद भी उसके ऊपर गोली चला दी गई, जो कि पूरी तरह से इनजस्टिस है उसके साथ। ठीक है? और जब भरत तिवारी जी को गोली मारी गई थी, तभी सम्राट चौधरी का नाम बहुत ज्यादा सामने आया था। तो बिहार के सीएम का नाम पूछ भी सकता है वर्तमान में, कौन है? सम्राट चौधरी नाम है। ठीक है? अब बात करते हैं, तो बिहार के गवर्नर कौन है? बिहार के जो गवर्नर है वर्तमान में, वो कौन है? इनका नाम है सैयद सैयद अता हसनैन। क्या नाम है? सैयद अता हसनैन जो है वो बिहार के वर्तमान गवर्नर है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कौन सा है? टाइट्स टाइट्स ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? टाइट्स ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण जेटली, सुधा मूर्ति, शशि थरूर या रामचंद्र गुहा? बताइए। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टाइट्स ऑफ टाइम कई बार किताबों से दोस्तों प्रश्न पूछता है, और जब वहां पे पूछता है तो हमको लगता है कि इसके लेखक कौन है और किताबों से क्वेश्चन पूछ लिया। पर अब आपका गलत नहीं होगा। क्यों नहीं गलत होगा? अब आप आ चुके हैं लक्ष्यवीर में, अब गलती की संभावना समाप्त हो चुकी है आपकी। ठीक है? और ध्यान रखिए, इस किताब के लेखक कौन है, लेखिका कौन है? सुधा मूर्ति। सर ये सुधा मूर्ति कौन है? तो सुधा मूर्ति बहुत फेमस समाज सेविका है। कौन है ये? समाज सेविका है। और कौन है सर? और ये लेखिका है। और कौन है? लेखिका है। एक बहुत बड़ी कंपनी है इन्फोसिस, और उसके जो डायरेक्टर हैं, उसके जो संस्थापक हैं, उनका नाम है नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति की वाइफ भी है कौन? सुधा मूर्ति। आ रही बात समझ में क्या? और अभी क्या है सर? सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति का ध्यान रखिएगा, वर्तमान में क्या है ये? वर्तमान में राज्यसभा की मनोनीत सांसद है। कौन है? वर्तमान में राज्यसभा की मनोनीत सांसद है। मनोनीत का मतलब क्या होता है हम आगे आपको बताएंगे। वर्तमान में राज्यसभा की क्या है? मनोनीत सांसद है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ये है सुधा मूर्ति की उपलब्धि। इसके अलावा इनको, सुधा मूर्ति को जो पुरस्कार मिला है, उन पुरस्कार का नाम याद रखिएगा। इनको 2 पुरस्कार मिले हैं। एक पुरस्कार इनको जो मिला है, उस पुरस्कार का नाम है पद्मश्री। क्या नाम है? पद्मश्री। क्लियर दोस्तों? एक पुरस्कार इनको कौन से मिला है? पद्मश्री मिला है। अरे इनको 2006 में दिया गया। कब दिया गया? 2006 में दिया गया। और पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया है? 2023 में दिया गया। ठीक है दोस्तों? यहाँ तक कोई बात दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आपको एक अगली बात बताने जा रहा हूँ, राज्यसभा का मनोनीत सांसद क्या होता है। ठीक है? स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है? देखिए, अब बात करें राज्यसभा की, तो ध्यान दीजिएगा, हमारे देश में कानून बनाने वाली संस्था को कहते हैं संसद। क्या कहते हैं? संसद या पार्लियामेंट। क्या कहा जाता है? संसद या पार्लियामेंट कहा जाता है। और संसद के 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? एक सदन होता है लोकसभा, और एक सदन होता है कौन सा? राज्यसभा। क्लियर है दोस्तों? एक सदन होता है लोकसभा और एक सदन होता है राज्यसभा। लोकसभा की बात की जाए, तो लोकसभा में जो सीटों की संख्या होती है, वो होती है आपके 543 वर्तमान में। ठीक है? और राज्यसभा के बारे में बात की जाए, तो राज्यसभा की सीटों को मैं अलग से लिख देता हूँ। देखिए, राज्यसभा क्योंकि शब्द आया, तो राज्यसभा के बारे में आपको समझा देता हूँ। राज्यसभा राज्यसभा जो है, राज्यसभा में कुल सीटें हैं 250। कितनी है? कुल सीटें 250 है। ठीक है? कुल सीटें कितनी हो सकती है? 250 हो सकती हैं। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा कि सर राज्यसभा में वर्तमान में सीट कितनी है, अधिकतम कितनी हो सकती है, वो 250। यानी मान लीजिए कोई क्लासरूम है, अधिकतम कितने लोग बैठ सकते हैं? 250 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है? बात की जाए वर्तमान में कितने लोग हैं, तो वर्तमान में केवल कितने हैं? 245 लोग हैं। कितने? 245। अब इन 245 में से 233 सदस्य का चुनाव होता है। क्या होता है?
233 सदस्य का चुनाव होता है, जबकि 12 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। और मनोनीत को आप नामांकित भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नामांकित होते हैं। क्या होते हैं, नामांकित। यानी मतलब क्या है सर, देखिए राज्यसभा में 245 लोग तो बैठेंगे जाके, ठीक है, लेकिन 233 लोग चुनाव लड़कर आएंगे, जबकि 12 लोग नामांकित होंगे किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। सर राष्ट्रपति सीधे भेज देता है क्या, बिना चुनाव लड़े? यस, राज्यसभा एक ऐसा सदन है जहां पे राष्ट्रपति सीधे भेज देता है किसी व्यक्ति को बिना चुनाव लड़े। तो सर हमको भी भेज देगा, आपको ऐसा नहीं भेज देगा, उसके लिए उपलब्धि चाहिए होती है। क्या उपलब्धि चाहिए होती है, अगर कोई व्यक्ति साहित्य साहित्य कला, विज्ञान विज्ञान समाज सेवा या फिर खेल इत्यादि के क्षेत्र में कोई बहुत निपुण है, नाम कमा चुका है, तो राष्ट्रपति उसे क्या करते हैं, राष्ट्रपति उसे सीधे राज्यसभा भेज देते हैं। कितने लोगों को, 12 लोगों को। सर कौन से आर्टिकल के तहत भेजते हैं, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति उसे आर्टिकल 80(1)(a) और 80(3) के तहत कहां भेजते हैं, राज्यसभा भेज देते हैं। ठीक है सर, 80(1)(a) के तहत 12 सदस्यों को भेजते हैं, लेकिन 80(3) के तहत बताते हैं कि कौन कौन सी फील्ड से भेजे जाएंगे। क्लियर है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न और क्या क्लियर हुआ कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन कौन करता है, तो ये करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। सर कौन से आर्टिकल से करते हैं, आर्टिकल 80(a) हमने बताया, और दूसरा कौन सा, 80(3) के तहत। क्लियर है दोस्तों, ज्यादा कोई डाउट तो नहीं है? अगर यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, और आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, हाल ही में बहुत तेज भाग रहा है, बहुत है तेज है स्पीड इसकी। ठीक है, चलिए हमने रोक लिया है आपके लिए, जाएगा कहाँ, जब तक ये आपसे बनेगा नहीं तब तक इसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। हाल ही में 2025 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है, ये आपको बताना है। हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, पीवी सिंधु या मिताली राज, बताइए किसको मिला है जल्दी से। अब ये तो ऐसे नाम है दोस्तों जो आपके सुने सुनाए हैं, ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि किसको अवार्ड मिला है। आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसका आंसर क्या है, स्मृति मंदाना। सर स्मृति मंदाना क्या करती हैं, अब ये पूछने वाली बात है। स्मृति मंदाना क्रिकेटर है, क्या है, क्रिकेटर है जिनको स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। सर हरमनप्रीत कौर कौन है, ये वर्तमान में वर्तमान में महिला क्रिकेट टीम की, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की क्या है, टीम की कप्तान है। क्लियर है, कौन कप्तान है, हरमनप्रीत कौर वर्तमान में क्या है, कप्तान है। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर पीवी सिंधु की बात करें तो पीवी सिंधु का हमने आपको पूरा नाम बताया था, पुसरला वेंकटा सिंधु, और ये कौन सी प्लेयर है, ये बैडमिंटन प्लेयर है। कौन सी प्लेयर है, ये बैडमिंटन प्लेयर है। ठीक है, और इनकी उपलब्धि के बारे में भी हमने आपको बताया था कि 2016 का जो ओलंपिक हुआ था, कौन सा ओलंपिक, 2016 का जो ओलंपिक हुआ था, सर ये भी बता दीजिए ये हुआ कहाँ था, तो ये हुआ था रियो डी जेनेरो में। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था। सर रियो डी जेनेरो कहाँ पे है, रियो डी जेनेरो है ब्राजील में। कहाँ है, ब्राजील का राजधानी है रियो डी जेनेरो। ठीक है, वहां पे 2016 का ओलंपिक हुआ था, और वहां उस ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। फिर आगे बात की जाए कि 2016 के बाद 2020 में ओलंपिक हुआ था। सर कहाँ हुआ था, टोक्यो में। कहाँ हुआ था, टोक्यो ओलंपिक में। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने, यानी पीवी सिंधु ने ब्रोंज मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था, ब्रोंज मेडल। सर सब कुछ तो बता दिए, ये भी बता दिए कौन सी प्लेयर है, तो ध्यान रखिएगा बैडमिंटन प्लेयर है। कौन सी प्लेयर है, बैडमिंटन के प्लेयर है। ये इनकी पूरी उपलब्धि है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपसे एक भी क्वेश्चन कहीं से कहीं तक गलत नहीं होगा, और फटाक से स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, उससे आपको अतिरिक्त लाभ, अतिरिक्त पुण्य मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मिताली राज कौन है, ये भी क्रिकेटर है। ये भी क्या है, ये भी क्रिकेटर है। और बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, विश्व विश्व भारोत्तोलन में विश्व भारोत्तोलन में चैंपियनशिप 2025 में कहाँ आयोजित की गई, जिसमें मीराबाई चानू ने रजत पदक यानी सिल्वर जीता है। क्या जीता है, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कहाँ मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि कहाँ आयोजित की गई थी, जहां पे मीराबाई चानू क्या जीती है, सिल्वर जीती है। भारत, स्वीडन, नॉर्वे या अर्जेंटीना, बताइए इसका फटाक से सही आंसर क्या है। बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है, कहाँ आयोजित की गई है, नॉर्वे में। कहाँ आयोजित की गई है, नॉर्वे में। और ध्यान रखिएगा मीराबाई चानू ने कौन सी कैटेगरी में पदक जीता है, तो ये 48 किलो कैटेगरी में पदक जीता है। ठीक है, कौन सी, 48 किलो कैटेगरी में मीराबाई चानू ने पदक जीता है। इतनी बात समझ में आ रही है। और आप एक बात तो और यहाँ से क्लियर हो गई होगी, क्या क्लियर हो गई होगी कि मीराबाई चानू कौन से खेल से संबंधित है, भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग। किससे संबंधित है, वेट लिफ्टिंग, बहुत भारी भारी वेट उठाते हैं। ठीक है ये लोग, और देखिए भारत का नाम इतना रोशन किया कि वहां जाकर के कौन सा मेडल जीती है, सिल्वर मेडल जीते हैं। कहाँ पे, नॉर्वे में। आई बात समझ में। और इनकी उपलब्धि के बारे में और बात की जाए, ध्यान रखिएगा मीराबाई चानू की एक और उपलब्धि है, एक और उपलब्धि है। क्या उपलब्धि है सर, जल्दी से बता दीजिए। तो 2020 का ओलंपिक, अभी अभी बताया वो कहाँ हुआ था, जल्दी बताइए। 2020 का ओलंपिक कहाँ खेला गया था, उम्मीद है सही बताए होंगे। 2020 का जो ओलंपिक है वो टोक्यो में हुआ था। कहाँ हुआ था,
टोक्यो में। टोक्यो कहाँ है सर? जापान में। कहाँ है? जापान। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। कौन सा मेडल? इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, सिल्वर मेडल जीता था। कितने किलो कैटेगरी में सर? 49 केजी कैटेगरी में। कितने केजी कैटेगरी में? 49 केजी कैटेगरी में 2020 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। अब बात करते हैं नॉर्वे की। आपको पता है नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य रात्रि का देश। आप हमारे जो दोस्त हैं, जो सभी लोग लगातार फॉलो कर रहे होंगे हमारे करंट अफेयर को, उन्होंने देखा होगा कि नॉर्वे के बारे में थोड़ा बहुत पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, कि नॉर्वे को क्या कहते हैं? मध्य रात्रि का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कई बार सूरज नहीं डूबता है रातों में। ठीक है, बहुत कम समय के लिए रात होती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? मध्य रात्रि का देश भी कहा जाता है। ठीक है, मध्य रात्रि का देश। ठीक है, इसकी राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी है ओस्लो। क्या नाम है? ओस्लो। ठीक है, सही से लिखिएगा, ओस्लो, खोसलो ना लिख दीजिएगा। क्या है इसकी राजधानी? इसकी राजधानी ओस्लो है। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है यहाँ तक का? कोई दिक्कत तो नहीं है? चले आगे बढ़े। अब भारत दिया है, भारत के बारे में तो सामान्य चीज जानती हैं, लेकिन मैं आपसे कमेंट बॉक्स में जानना चाहूंगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। फटाक से बताइए, जितने बुद्धिमान बच्चे हैं सब लोग बताएंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। और ये आपके लिए होमवर्क भी है। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आप सब लोग बता देंगे, बहुत सीधी सा क्वेश्चन है और सबने इसका आंसर दे भी दिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कौन सा है? निम्न में से किस देश में 14वें साउथ एशियन गेम्स 2027 का आयोजन किया गया है? कौन सा देश है? कौन सा देश है? भारत, भूटान, बांग्लादेश या पाकिस्तान? दुनिया में एक है देश तो है जो सबसे बदनाम, सबसे लतमार है, वहीं पे हो रहा है साउथ एशियन गेम्स। कौन सा? पाकिस्तान में। कहाँ हो रहा है? पाकिस्तान में। सर कब हो रहा है? 2027 में हो रहा है। सर 2027 में कब से कब तक हो रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, 2027 में जो ये गेम होने जा रहा है, होने जा रहा है 23 से लेकर के 31 मार्च। 23 से लेकर के 31 मार्च 2027 में ये गेम यहाँ पर होने जा रहा है। क्लियर है दोस्तों? 14वां साउथ एशियन गेम होने जा रहा है, पाकिस्तान में होने जा रहा है। और कब से कब तक? 23 से 31 मार्च। इससे कुछ कम से कम पाकिस्तान की गरीबी दूर हो जाएगी, कुछ पैसा आ जाएंगे दो चार ठो, तो पाकिस्तान कुछ दिन और सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, इस समय बड़ी भुखमरी चल रही है पाकिस्तान में, बड़ा संकट में है। ठीक है, अब एक बात बताइए, पाकिस्तान की बात आ ही गई तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो पाकिस्तान की जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद। क्लियर है दोस्तों? राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। बांग्लादेश की बात आ गई तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। क्या है? ढाका। भूटान की राजधानी क्या है सर? तो ऐसा कोई है जो भूटान की राजधानी ना जानता हो? थिम्पू। ठीक है, और भारत की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सर आप भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं भारत की राजधानी पूछ के। मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में ऐसे ऐसे लोग भी टॉप किए हैं जिनको मध्य प्रदेश की ही राजधानी नहीं पता थी। पटवारी का एग्जाम हुआ मध्य प्रदेश में, और उस पटवारी के एग्जाम में जिसने टॉप किया था 187 नंबर लाने के बाद, जब उससे एक पत्रकार ने पूछा कि आप बताइए कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो उसने मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली बता दी। अब आप सोच लीजिए, जिसने मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली बताया हो और वो पटवारी में टॉप कर गई हो, उसके बाद भी पटवारी परीक्षा में कोई आंच नहीं आई। धड़ल्ले से पूरी भर्तियां हो गई, पूरे घोटाले हो गए, कोई आंच नहीं उसमें। ठीक है, तो कई बार घोटालों में फंसे लोगों को इतना भी नहीं पता होता है कि भारत की राजधानी क्या है। ठीक है, जब वो मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली बता सकती है, तो हो सकता है कोई भारत की राजधानी भोपाल भी बता दे, ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे पता है यहाँ पे सारे बुद्धिमान बच्चे जुड़े हुए हैं, किसी से किसी प्रकार की ये गलती तो नहीं होगी कम से कम, है ना? तो भारत की राजधानी बताइएगा फटाक से क्या है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की स्पर्धा का खिताब किस देश ने जीता है? बताइए, सिंगापुर, मलेशिया, भारत या इंग्लैंड? सर क्या बात करें, हमारे रहते कोई जीत सकता है टेबल टेनिस? हाँ, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। कौन जीता है? भारत। कौन जीता है? इंडिया ने टेबल टेनिस प्रतियोगिता को जीता है। ये 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस प्रतियोगिता थी, जो कहाँ आयोजित की गई? 2026 में। अब बात करते हैं आयोजन इसका कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन ध्यान रखिएगा, इस टेबल टेनिस प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया है वो कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। और सर ये टेबल टेनिस प्रतियोगिता जीता किसने? इसमें विजेता कौन है? भारत। भारत की कौन सी टीम? भारत की पुरुष टीम इसको जीती है। कौन जीती है? भारत की पुरुष टीम ने टेबल टेनिस प्रतियोगिता को जीत लिया है। आ रही बात समझ में? सर हराया किसको? यानी कि अगर ये पुरुष टीम विजेता है, विजेता कौन है? भारत की पुरुष टीम। और सर उप विजेता कौन है? तो ध्यान रखिएगा, उप विजेता है मलेशिया। कौन है? उप विजेता है मलेशिया। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ पे ऑप्शन में ही है मलेशिया, ध्यान रखिए क्या है? मलेशिया उप विजेता है, जबकि विजेता कौन है? भारत है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे कॉमनवेल्थ शब्द आ गया। कौन सा वेल्थ शब्द आ गया? कॉमनवेल्थ। और जो हमारे करंट अफेयर को लगातार फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा मैं कॉमनवेल्थ के बारे में बता चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो रेगुलर स्टूडेंट है वो इसका आंसर तो दे दे, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसका आंसर देने के बाद कि कॉमनवेल्थ क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कॉमनवेल्थ क्या है। कॉमनवेल्थ क्या है या कॉमनवेल्थ देश क्या है? ठीक है,
कॉमनवेल्थ देश क्या है? सर आपने हमको पढ़ाया था कि कॉमनवेल्थ जो देश है वे देश जो जो पूर्व में यानी जो पहले पूर्व में ब्रिटेन के उपनिवेश थे। ब्रिटेन के क्या थे? ब्रिटेन के उपनिवेश थे। उन देशों को क्या कहते हैं? कॉमनवेल्थ देश कहते हैं। सर ये बताइए कि कॉमनवेल्थ देश की संख्या कितनी है? तो कॉमनवेल्थ देश की संख्या है 56। कितनी है? 56। और हमने आपको ये भी बताया था कॉमनवेल्थ जो देश होते हैं इनके बीच में संधि समझौता और गेम्स वगैरह होते रहते हैं, आयोजन होता रहता है। ठीक है, अभी कॉमनवेल्थ मध्यस्थता सम्मेलन भारत में ही हुआ था कुछ दिन पहले। ठीक है, 31 अगस्त से 2 माफ करिएगा 31 जुलाई से 2 अगस्त तक जयपुर में। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं और आप आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन स्थापित किया गया है? क्या बताना है? विंड टरबाइन यानी जो पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है विंड टरबाइन, वो भारत का सबसे ऊंचा बनाया गया और कौन से राज्य में बनाया गया? बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक? बिहार में बनाया गया होता ना, तो बिहार में टरबाइन अरबाइन सब धस जाता धरती के नीचे, पता ही नहीं चलता, वहां पुल बह के आ जाता है इधर से उधर, एक पुल जाता है नदी में दूसरा पुल आ जाता है। बिहार ऐसा राज्य है, भर भर के भ्रष्टाचार, भर भर के कोई भी रोड बने पुलिया बने उद्घाटन के कुछ दिन बाद वो समाप्त हो जाती है। यार ये समझ में, तो वहां अगर ये टरबाइन लगाया गया होता तो मान लीजिए समाप्त या हो जाता। तो मतलब ये है कि बिहार में तो नहीं लगाया गया है। सर कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश जमीन घोटालों से भरा हुआ है, तो चलिए मध्य प्रदेश से मान लेते जमीन नहीं मिली। अब कहाँ सर? तमिलनाडु एक अच्छा राज्य है और कर्नाटक एक अच्छा राज्य है। सर इन दोनों में कहाँ लगाया गया है? और दोनों में संभावना भी है विंड पावर की, तो बताइए कहाँ लगाया गया है? तो ध्यान रखिएगा सबसे ऊंचा जो विंड टरबाइन लगाया गया है वो लगाया गया है कर्नाटका में। कहाँ लगाया गया है? कर्नाटक में। सर आप बोल रहे हैं भारत का सबसे ऊंचा है, तो ऊंचाई भी बता दीजिए कितनी है? ध्यान रखिएगा इसकी जो ऊंचाई है वो है 160 मीटर। कितनी है? 160 मीटर ऊंचा विंड टरबाइन लगाया गया है कर्नाटक में। क्लियर है दोस्तों? अच्छा ऊंचे से याद आया, एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, कर्नाटक में एक और सबसे ऊंची चीज है, बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या है? कर्नाटक में एक और सबसे बड़ी उपलब्धि है ऊंचाई के मामले में, बताएं क्या? चलिए हम बताते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसका नाम है कुंचिकल। क्या नाम है? कुंचिकल जलप्रपात नाम है। सर ये बता दिए कि सबसे ऊंचा है तो इसकी ऊंचाई भी बता दीजिए। ध्यान रखिएगा इसकी ऊंचाई है 453 मीटर। कितना ऊंचा है? 453 मीटर ऊंचा ये जलप्रपात है। और ये सर कौन सी नदी पे है? ध्यान रखिएगा ये बराही नदी पे है। कौन सी नदी पे है? बराही नदी पे है। बाकी आपको तो कर्नाटक के बारे में पता ही है कि कर्नाटक की जो राजधानी है, कर्नाटक की जो राजधानी है वो कौन सी है? बेंगलुरु। कौन सी है? बेंगलुरु। और कर्नाटक में दो फेमस सोने की खदान है, उसका नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये कौन कौन सी दो फेमस सोने की खदान है कर्नाटक में? तो एक सोने की खदान का नाम है केजीएफ, जिसके ऊपर मूवी बनी है, और एक का नाम है एचजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड। क्या नाम है? कोलार कोलार गोल्ड गोल्ड फील्ड। और दूसरी कौन सी है? हट्टी गोल्ड फील्ड, हट्टी गोल्ड फील्ड। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर है आपको ये वाला क्वेश्चन? एक क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन हमने आपको फ्रेम करके दे दिया। आप चाहे करंट अफेयर की तैयारी करें चाहे स्टैटिक की करें, हमारी कोशिश है कि हम दोनों चीजों को साथ साथ कवर करेंगे। यानी अगर कोई करंट अफेयर देखने आया है तो उसको देखते समय ये नहीं महसूस होगा कि हम अगर करंट अफेयर के चक्कर में पड़ गए तो मेरा स्टैटिक छूट जाएगा, स्टैटिक के चक्कर में पड़ गए तो करंट अफेयर छूट जाएगा। आप हर सर से पढ़ रहे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप लक्ष्यवीर में आए हुए हैं, आपका एक क्वेश्चन भी हम गलत नहीं होने देंगे। और दूसरी बात, पूरी कोशिश रहेगी कि स्टैटिक्स से बनने वाले हर वो क्वेश्चन को हम आपको बता दें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप देख भी रहे होंगे कि हमारा करंट अफेयर पढ़ाने का जो तरीका है उसमें केवल और केवल करंट अफेयर नहीं है कि प्योरली करंट अफेयर हो। हमने कोशिश पूरी की है कि हम आपके स्टैटिक पार्ट का भी, जीके जीएस का भी कोई नुकसान किसी प्रकार का ना होने दें। तो आप एकदम निष्फिक्र होकर हमारी करंट अफेयर की क्लास देख सकते हैं, क्योंकि आप ये मान के केवल मत देखिएगा कि करंट अफेयर है। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं और आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सम्मानित कैलाश चंद्र पंत। क्या नाम है? कैलाश चंद्र पंत का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे कौन थे? लेखक थे, शास्त्रीय नर्तक थे, राजनेता थे, भूवैज्ञानिक थे? तो ध्यान रखिएगा ये कौन थे? ये लेखक थे। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला और अंतिम क्वेश्चन है वो कौन सा है? हाल ही में कौस पर विक्रम साराभाई पदक, कौन सा पदक? कौस पर विक्रम साराभाई पदक 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? गगनदीप कांग को, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को, टेसी थॉमस को या रितु करिधाल को? बताइए किसको किया गया है? बताएं किसको किया गया है? ये है कौस पर विक्रम साराभाई पदक। ठीक है, इससे सम्मानित किसे किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, इससे सम्मानित किया गया है अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को इस पदक से सम्मानित किया गया। अभी रुकिएगा, जाइएगा नहीं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात एक बताने वाले आपको, ध्यान रखिएगा। जो कॉस्पर है, क्या है? कॉस्पर, इसका फुल फॉर्म सुने बिना ही आप चले जाएंगे क्या? कॉस्पर का बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका जो फुल फॉर्म है, क्या पता पूछे ही ले इस बार। ठीक है, कॉस्पर का पूरा नाम देखिएगा,
कॉस्पर का पूरा नाम है सीसे कमेटी। क्या नाम है? सीसे कमेटी, कॉस्पर। ठीक है, यहाँ पे सी का पूरा नाम है कमेटी, कमेटी। ओ का है ऑन, ऑन। ठीक है, एस पी ए का है स्पेस, कमेटी ऑन स्पेस। आर का है रिसर्च, कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च कॉस्पर का पूरा नाम है। और इससे संबंधित एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है कॉस्पर विक्रम साराभाई अवार्ड। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई है? ध्यान रखिएगा, जो अंत तक टिकेगा वही अपनी वर्दी पहनेगा, वही अपने पेपर को निकालेगा। जिसको भागम भाग लगा है, 2 मिनट का धैर्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ खो देंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। जो कॉस्पर है इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है 3 अक्टूबर 1958। कब स्टैब्लिश किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये कब स्टैब्लिश किया गया है? 3 अक्टूबर 1951 को इसकी स्थापना की गई है। दोस्तों क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे, यहाँ पे एक नाम आ गया टेसी थॉमस। ठीक है, तो आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क है कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया तो खूब पढ़े हैं, एक क्वेश्चन है मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, वुमेन ऑफ इंडिया। और उम्मीद करता हूं आज का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं कल के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।